एवरीवन, हमने लास्ट वीडियो में सिकंदर महान तक की स्टोरी को कवर कर लिया था कि सिकंदर कैसे एक यूनान का छोटा सा 20 साल का लड़का और वो इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसे क्या था, अपने फादर का सपना पूरा करना था कि उसे पूरे विश्व को जीतना है। तो जो वो इंडिया की तरफ आ रहा था, तो हमारी एक यूनिवर्सिटी है, आज भी पाकिस्तान में वो यूनिवर्सिटी है तक्षशिला। इंडिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी वही थी। तो तक्षशिला में एक टीचर थे जिनका नाम चाणक्य था, जिन्हें हम आज भी हिस्ट्री में चाणक्य के नाम से जानते हैं। जब उन्हें पता लगा कि सिकंदर इंडिया की तरफ बढ़ रहा है तो चाणक्य को बहुत चिंता हुई, क्योंकि चाणक्य अपनी इंडिया से बहुत प्यार करते थे और उन्हें ये लगता था कि अगर सिकंदर की एंट्री इंडिया में हो गई तो वो पूरे इंडिया को बर्बाद कर देगा। तो वो हेल्प लेने के लिए कहाँ जाते हैं, वो उस टाइम पे मगध सबसे पावरफुल हुआ करता था, तो वो मगध में जाते हैं और वहाँ पे राज था धनानंद का। धनानंद किसका बेटा है? जो नंदवंश आया था, महापद्मानंद का बेटा कौन है? धनानंद। लेकिन महापद्मानंद अच्छा राजा था, पावरफुल था, शक्तिशाली था बहुत, उसने बहुत बड़ी सेना बना रखी थी। लेकिन उसका बेटा धनानंद के बिल्कुल भी अच्छा राजा नहीं था। उसके पास सेना तो थी, पावरफुल तो था, लेकिन वो हमेशा ना नशे में ही रहता था। वो कुछ भी आगे बढ़ने की नहीं सोचता था, क्योंकि उसे क्या है, उसके फादर की प्रॉपर्टी बनी बनाई मिली थी। तो जब चाणक्य उनके पास जाता है, उनके महल में उनसे हेल्प मांगने के लिए, तो वो क्या है, चाणक्य की बहुत बेइज्जती करती है और उन्हें बेइज्जत करके महल से निकाल देते हैं। तो चाणक्य की उसे बोलता है, जब उस चाणक्य को अपनी बेइज्जती बहुत महसूस होती है, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें ना एक दिन तुम्हारे कुल का पूरा नाश कर दूंगा। तो ये प्रतिज्ञा करके क्या है, चाणक्य धनानंद के महल से निकल जाते हैं। ये पूरी स्टोरी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। जब चाणक्य वहां से निकल के जा रहे थे तो वो रास्ते में थक गए। ऐसा तो था नहीं, पहले किसी भी कोई सवारी वगैरह तो होती नहीं थी, तो वो पैदल ही जाना पड़ता था। तो वो रास्ते में थक गए, तो एक जंगल में बैठ गए। तो वहां पे ना 4-5 बच्चे झुंड बना के खेल रहे थे, उनमें वो एक्टिंग कर रहे थे। एक राजा बना हुआ था, वो राजा पत्थर पे बैठा है, जो बच्चा एक्टिंग कर रहा है राजा की, वो पत्थर पे बैठा है, और बाकी एक क्या है, एक 2 सैनिक बने हुए हैं और एक आदमी को उन्होंने पकड़ रखा है। पूरा दरबार लगा रखा उन्होंने। वो खेल खेल रहे थे 4-5 बच्चे, और चाणक्य जो है उन्हें देख रहा था। वो वैसे ही आराम से उन्हें बैठ के देख रहा था। तो जो बच्चे सैनिक बने हुए थे, वो एक आदमी को पकड़ के लाते हैं और बोलते हैं कि देखो महाराज, इसने ना देशद्रोह किया है। तो जो बच्चा राजा की एक्टिंग कर रहा था, उसने बोला कि अच्छा, इसने देशद्रोह किया है, अगर इसने देशद्रोह किया है तो इसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। तो चाणक्य एकदम ना उस बच्चे के मुंह से ये बात सुन के हैरान हो जाता है। तो वो सोचता है कि इतने छोटे से बच्चे को क्या है, अब देशद्रोह और देशभक्ति के बारे में पता है, और इसे ये भी पता है कि अगर कोई देशद्रोह कर दे तो उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। तो वो उसके पास जाता है और उसके घर परिवार के बारे में पूछता है। जो वहाँ के ये जो चाणक्य थे ना, देखो जैसे ये इंडिया है और यहाँ पे जो सिकंदर आगे बढ़ रहा था ना नदियों के रास्ते से, और यहाँ पे पाकिस्तान में क्या पढ़ती है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी पढ़ती है। ये इसके स्टूडेंट थे। इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ 16 ईयर के जो थे, 16 ईयर में ही एंट्री मिलती थी। जो 16 साल का था, 16 साल के बच्चे को इसमें एंट्री मिलेगी, और वो 8 साल इसमें रहेगा, 8 साल में। और सिर्फ क्षत्रिय, जो क्षत्रिय के बच्चे होंगे उन्हें, और ब्राह्मण के बच्चों को ही, ब्राह्मण के बच्चों को ही एंट्री मिलती थी, बाकी किसी को भी इसमें ना एंट्री नहीं मिलती थी। तो ये उसके बच्चे के पास जाता है चाणक्य उनके घर जाता है। तो उनकी मदर से पूछता है कि आप कौन से फैमिली से बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ें उससे पूछता है। तो उसकी मदर ने बताया कि जो महापद्मानंद था, मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में कि जो महापद्मानंद था वो उसने ना सारे क्षत्रियों को मार दिया था, क्योंकि वो क्या था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण को ही सर्वोपरि मानता था वो। तो जो इनके फादर थे, इस छोटे से बच्चे के जो फादर थे, उसको भी किसने मार दिया था, महापद्मानंद ने मार दिया था। वो क्षत्रिय थे, लेकिन उसकी माँ ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए क्या किया, उसने सबको ये बोल दिया, वो अपने भाई के घर चली गई। तो वहां पे जाके उन्होंने मोर पालने का काम शुरू कर दिया, और उस टाइम पे जो मोर पालते थे उनको शूद्र बोला जाता था। तो ये अब अपना वेश बदल के, अपनी आइडेंटिटी छिपा के, ये क्या बने हुए थे, ये शूद्र बने हुए थे। उस बच्चे की एज 15 या 16 साल रही होगी। तो उस टाइम पे जन्म, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह तो कुछ होते नहीं थे कि डेट कहीं लिखी हो। तो जो चाणक्य है, ये इस बच्चे को अपने साथ लेके जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इसे पढ़ा लिखा के अच्छा आदमी बनाऊंगा। तो उसकी मदर भी सोचती है कि यहाँ रह के क्या करेगा, कि यहाँ तो कोई भी हो सकता है, किसी को पता लग गया हम क्षत्रिय हैं तो कोई भी मार दे। तो वो चाणक्य के साथ अपने बेटे को भेज देती है। अब क्योंकि यहाँ पे एंट्री किसकी थी, या तो क्षत्रिय या ब्राह्मण, लेकिन वो तो क्या थे, वो शूद्र थे। तो चाणक्य ने उन्हें झूठ बोला, अपने जो शिष्य थे इनके और बाकी
वजह से कि भाई ये एक क्षत्रिय का पुत्र है और हमें इसे रखना है। तो ये 16 साल की एंट्री कहाँ पे हो जाती है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में इस लड़के की एंट्री हो जाती है। इसे कौन लेके जाते हैं? चाणक्य लेके जाते हैं। और इस बच्चे का नाम क्या था? चंद्रगुप्त। इस टाइम पे ये सिर्फ चंद्रगुप्त है, और क्योंकि इसकी माँ का नाम, जो इसकी मदर थी चंद्रगुप्त की, इसका नाम था मूरा, इसके नाम पे इसके आगे क्या लगा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य अभी 16 साल का है और इसकी एंट्री किस में हो जाती है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में इसकी एंट्री हो जाती है। अब जब ये 8 साल यहाँ रहता है, धनुष चलाना, तलवार चलाना, ये सारा ज्ञान इसे देता है। एक राजा को किस तरीके से सारी रणनीति जो होती है ना, वो सारी चाणक्य इसे सिखाता है। और जब ये 24 साल का हो जाता है तो फिर ये प्लान करते हैं कि अब हमें किस पे अटैक कर देना चाहिए। अब हमें जो मगध पे घनानंद बैठा है, घनानंद अभी भी जिंदा ही तो है, लेकिन अब घनानंद की एज क्या हो गई है? बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इंडिया पे अटैक करने के इरादे से मगध पे अटैक करने के लिए यहाँ से तक्षशिला यूनिवर्सिटी से कौन चलता है? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन अभी चंद्रगुप्त मौर्य के पास ना बहुत पावरफुल सेना नहीं है, सिर्फ 5000 आदमी है इसके पास। 5000 की सेना लेके और ये इस पे चढ़ाई करने के लिए आ जाता है। और ऐसा भी लिखा है बुक्स में कि जब ये चढ़ाई करने के लिए आ रहा था, लड़ने के लिए आ रहा था, मैंने बताया था ना, जब सिकंदर अटैक करने के लिए आ रहा था तो एक राजा था पोरस, जिसको सिकंदर ने खुश होकर उसकी प्रॉपर्टी वापस लौटा दी थी, लेकिन वो बहुत बड़ा राजा नहीं था। तो जब ये चंद्रगुप्त मौर्य अटैक करने के लिए आ रहा था तो पोरस की भी सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था। लेकिन अभी चंद्रगुप्त मौर्य कोई बहुत बड़ा राजा नहीं है, अभी इसे कोई नहीं जानता। ये जस्ट एक लड़का है 24 साल का, जिसे प्रशिक्षण दिया है किसने? ट्रेनिंग दी है चाणक्य ने। और चाणक्य पोरस की छोटी सी सेना का और आसपास के एरिया के लोगों को लेके कहाँ पे आ रहा है? मगध पे अटैक करने के लिए आ रहा है। अब इनकी सेना सिर्फ 5000, और मगध का तो एम्पायर बहुत बड़ा था, इनकी तो बहुत बड़ी सेना थी। भले ही धनानंद लायक नहीं था, लेकिन उसके फादर की प्रॉपर्टी सेना तो उसे एज इट इज मिली थी। तो जैसे ही ये इस पे अटैक करते तो कुछ ही टाइम में क्या है, ये दोनों चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य हार जाते हैं और ये भाग जाते हैं वहाँ से। अब देखो, भागना कोई बुरी बात नहीं है कि उस टाइम पे ये दोनों क्यों भागे। ये था कि अगर यहाँ पकड़े जाते तो ये इन्हें मार देते। इन्होंने सोचा कि यहाँ से जैसे तैसे बच के निकल जाते हैं, दोबारा सेना बनाएंगे, दोबारा बड़ी सेना बना के दोबारा इस पे अटैक करेंगे। तो ये क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों अपनी जान बचा के चले भाग जाते हैं वहाँ से। तो रास्ते में रात हो जाती है। रात को ना एक झोपड़ी दिखती है, एक बुढ़िया रहती थी उसमें अपने पोते के साथ। तो ये उसमें जाके आराम करते हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई हमें ना कुछ खाने को लिए दे दो। तो रात को उस बुढ़िया ने ना खिचड़ी बना रखी थी। उस बुढ़िया को नहीं पता कि ये चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इन्होंने क्या अपना भेष बदल रखा था। ये तो जस्ट उसने सोचा कोई राहगीर है, रात को भटक गया है या जा रहा है कहीं दूर, तो रास्ते में उसने अपने यहाँ पे जगह दे दी। तो उस रात को उस बुढ़िया ने ना खिचड़ी बना रखी थी। जब उसने ये खिचड़ी रखी तो उस बुढ़िया का एक पोता था, तो उस पोते ने क्या किया, खिचड़ी को बीच में से खाना शुरू कर दिया। देखो जैसे ये खिचड़ी है, तो उस लड़के ने आया, उसके पोते ने यहाँ से बीच में से उठा के खिचड़ी खाना शुरू कर दिया। खिचड़ी बहुत गर्म थी तो उस लड़के के हाथ जल गए, वो रोने लग गया। तो उसकी दादी ने बोला, जो बूढ़ी औरत थी जिसकी झोपड़ी में थे, कि कर दी ना तूने चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य वाली गलती। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य वहीं पे थे, उसी की झोपड़ी में वहीं खाना खा रहे थे, वो भी खिचड़ी खा रहे थे। तो उन्हें बहुत हैरानी होती है। चाणक्य एकदम पूछता है कि क्या गलती कर दी चाणक्य ने। अभी उस बुढ़िया को, औरत को नहीं पता है कि ये दोनों चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य यही है। तो चाणक्य पूछता है कि ऐसी क्या गलती कर दी चाणक्य ने। तो वो बुढ़िया बोलती है कि उसके पास छोटी सी सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य के, उसने क्या किया, उसने क्या गलती की, सीधा क्या है, राजधानी पे अटैक कर दिया। राजधानी पे, कैपिटल पे अटैक कर दिया तो वो हारेगा ना। पहले उसे क्या करना चाहिए था, पहले उसे आसपास के जो छोटी छोटी जगह थी, राजा थे मगध से, छोटे छोटे राजा थे, पहले उनको जीतना चाहिए था। इनको जीत के क्या करना चाहिए था, उसे अपनी बड़ी सेना बनानी चाहिए थी। जब बड़ी सेना बन जाती तो मगध पे, घनानंद पे वो अटैक करना चाहिए था। अब उसने क्या किया, सीधा ही यहाँ कर दिया। यही बात खिचड़ी पे है। जब भी खिचड़ी खानी है तो क्या है, पहले चारों तरफ ठंडी होती है ना, तो थोड़ा थोड़ा पहले चारों तरफ से खाता, फिर बाद में बीच से उठाता। और ये इससे किससे कंपेयर कर दिया खिचड़ी को उसने, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की बात को। तो चाणक्य को भी बड़ी हैरानी होती है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। और चाणक्य ने क्या है, उस लेडी के पैर छुए और वहाँ से चला गया, उसे धन्यवाद बोल के चला गया। फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की, ऐसे ही जैसे इस बूढ़ी औरत ने जैसे उन्हें बताया था। तो उन्होंने क्या किया, पहले आसपास के छोटे मोटे राजा जीतने शुरू कर दिए। जब इनके पास ज़्यादा पावरफुल सेना हो गई, आर्मी हो गई, तो उसने किस पे अटैक कर दिया, तो उसने मगध पे अटैक कर दिया। और मगध पे अटैक करने के बाद किसकी डेथ हो गई, घनानंद की डेथ हो गई, घनानंद को मार दिया। अब यहाँ पे जो पावरफुल राजा बनेगा वो कौन होगा, वो चंद्रगुप्त मौर्य। पूरे इंडिया का सबसे पहला, पूरी इंडिया का सबसे पहला पावरफुल राजा कौन है यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य। अब राज चलेगा चंद्रगुप्त मौर्य का। 315 BC में क्या है,
315 बीसी में घनानंद मर जाता है और अब यहाँ पे कौन आ जाता है, मगध पे राज चलता है, राजा बन जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का राजा तो बन गया, अब उसने सोचा कि मुझे अपना ना साम्राज्य और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेगा, उसे अटैक करना पड़ेगा साइड में जो भी उसके लगता है। तो अब याद करो जो सिकंदर वाली वीडियो थी, मैंने उसमें बताया था कि सिकंदर ऐसे जीतते हुए व्यास नदी के किनारे तक अपना एम्पायर है वो जीत चुका है, यहाँ पे व्यास नदी तक। अब व्यास नदी पे इसने सोचा, सिकंदर की तो डेथ हो गई है, लेकिन जब ये जीता था सिकंदर वापस गया था व्यास नदी तक का एरिया जीत के, ये वाला पाकिस्तान का जो आज पंजाब है ना वहां तक आ गया था। सिकंदर की एंट्री इंडिया में नहीं होने पाई थी, आज का जो हमारा पाकिस्तान का जो पंजाब है ना वहां तक उसकी एंट्री हो गई थी सिकंदर की, लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाया था। अब बेशक सिकंदर तो वापस चला गया है, वो जीत के अपना एरिया छोड़ के थोड़ी जाएगा, तो यहाँ पे ना अपने बिहार पे एक आदमी को वो बिठा गया था कि तुम यहाँ पे राज करो, वो भी एक विदेशी ही था, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। जब सिकंदर इस एरिया को जीत के वापस गया था तो यहाँ पे एज ए किंग किसे बना गया था कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हाथ से और तुम इस पे राज करना है यहाँ पे। तो ये सोचता है कि ये सेल्यूकस निकेटर इंडिया का तो है नहीं, ये तो बाहर विदेशी है, यूनानी है ये तो क्यों ना मैं इस पे अटैक करके इसकी ये वाली प्रॉपर्टी मैं हथिया लूँ। तो इसने क्या सोच के इस पे ये सोच के अटैक कर दिया। अब क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद की प्रॉपर्टी मिली है, अब धनानंद की क्या थी, धनानंद की सेना तो बहुत बड़ी थी, तो अब इसके पास चंद्रगुप्त मौर्य के पास सेना बहुत बड़ी है और ये किस पे अटैक करता है, सेल्यूकस निकेटर पे। और बाई चांस इसका लक था उस टाइम पे, सेल्यूकस निकेटर जो यहाँ का मेन बंदा था, जो राजा था, जो राज करता था, वो कहाँ गया हुआ था, वो बाहर गया हुआ था, वो था ही नहीं। तो बाकी जब राजा ही नहीं है तो सेना कितना लड़ेगी, तो क्या है ये इसको हरा देता है। ये 305 की बात है, 305 बीसी। देखो 315 बीसी में वो मगध का राजा बना था, 10 साल बाद उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने का सोचा तो उसने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर पे अटैक कर दिया। तो क्या सेल्यूकस निकेटर हार गए। फिर ये जब हार गए, एक तरफ जीता हुआ बैठता है हमेशा, एक तरफ हारा हुआ, वो आपस में संधि को समझौता करते हैं। तो इसने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने ना सेल्यूकस निकेटर को मारा नहीं, इसने बोला देखो भाई तुम विदेशी हो, तुम्हारी ना यहाँ पे जमीन है ना प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं है, तुमने तो हमसे जीती थी, ये तो इंडिया का पार्ट है, तो तुम ना हमसे समझौता कर लो। तो इसने सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि मेरा तो वैसे भी कुछ नहीं था, मरने से अच्छा है क्या करें। इसने जो यहाँ का एरिया था, 4 एरिया इसने यहाँ पे कंबोज गांधार की तरफ के, इसको किसको दे दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। जब इसने दिए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसे ना बदले में 500 हाथी दिए, 500 हाथी दे दिए। जब सेल्यूकस निकेटर ने ना पहले कभी हाथी देखा ही नहीं था, जब इसने हाथी देखा तो इसने बोला कि भाई इतना बड़ा जानवर हमारे देश जहाँ का ये था, तो इसने बोला कि वहाँ के तो ऐसे जानवर होते ही नहीं है, अगर होते हैं तो हमारे वहाँ पे इतना खाना नहीं है कि मैं एक हाथी का ये खाना दे सकूँ, वहाँ तो ये पूरी सबको तबाह कर देगा, तो मैं इसे नहीं लूँगा। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य है वो दोनों हंसने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपको अभी तक ना हाथियों की पावर का पता नहीं है, क्योंकि जिस सेना में हाथी ज्यादा होंगे वह हाथी के सामने घोड़े या आदमी थोड़ी टिक सकते हैं। तो इसने बोला कि अगर जिस राजा के पास हाथियों की सेना होती है वो बहुत पावरफुल होता है और ये कोई मांस ऐसी चीजें नहीं खाता, इसकी खुराक बहुत थोड़ी और ये घास फूस पे भी गुजारा कर लेता है। तो वो सेल्यूकस निकेटर को सोचता है कि अगर ये 500 हाथी मुझे दे रहा है तो ये खुद इसके पास कितने हाथी होंगे और ये तो बहुत पावरफुल राजा है। तो चाणक्य और सेल्यूकस निकेटर को लगता है कि मुझे ना इससे रिश्तेदारी कर लेनी चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य से। तो सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी थी, हेलेना भी बोलते हैं इसे, हेलेना भी हिस्ट्री में इसका नाम है, और कार्नेलिया। ठीक है, इसकी शादी ये किससे करवा देता है, चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देता है। अब सेल्यूकस निकेटर क्या है, इसका रिश्तेदार बन जाता है। तो ये सेल्यूकस निकेटर इससे शादी करवा के अपनी बेटी की और ये सारी प्रॉपर्टी देके वापस चला जाता है। अब चाणक्य को भी ये था अगर इसकी बेटी के साथ शादी हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की तो ये कभी भी पलट के वापस नहीं आएगा इन पे अटैक करने के लिए, वरना हो सकता है अगर रिश्तेदारी ना होती, अपनी बेटी की शादी ना करता तो हो सकता है वापस जाके बाहर से सेना बड़ी बना के और ये दोबारा से उस पर अटैक कर देता। तो ये सोच के चाणक्य ने क्या किया, कार्नेलिया या हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करवा दी। जब ये सेल्यूकस निकेटर वापस गया अपने देश तो वहाँ जाके इसने बहुत इसकी तारीफ की कि भाई देखो ना ऐसे ऐसे इंडिया में बहुत बड़ा राजा है जिससे ना मेरी बेटी की शादी हो गई है। तो सेल्यूकस निकेटर जब अपने देश जाता है तो वहाँ से एक पढ़े लिखे इंसान को भेजता है, मेगास्थनीज, इसका सेनापति था मेगास्थनीज आया
304 में, देखो 305 में तो क्या हुई थी, शादी हुई थी, तो 304 बीसी से लेके 299 बीसी तक क्या रहा, मेगास्थनीज इंडिया में रहा। इंडिया ने यहाँ हमने इसने देखा, चारों तरफ की बातें सीखी मेगास्थनीज ने, और इसने इंडिया के एक बुक लिखी इंडिका। ये अभी तक देखो हमारे वेद लिखे जा चुके हैं, ऋग्वेद, सामवेद, उपनिषद, पुराण, सारी चीज़ें लिखी जा सकी है, लेकिन पहली बुक इंडिया पे अगर किसी ने लिखी है उस बुक का क्या नाम है, इंडिका। और ये किसने लिखी है, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कौन है, ये सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था, बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था। और इसने क्यों भेजा था इसको, मेगास्थनीज को इंडिया में, इसने इसलिए भेजा था क्योंकि इसने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी थी, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो इंडिका में इंडिया के बारे में लिखा हुआ है कि इंडिया में ऐसे ऐसे राजा है, उसके बारे में, हमारी इंडिया के बारे में पहली बुक जो है वो क्या है, इंडिका। और ये किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है। उसके बाद ये सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब चंद्रगुप्त मौर्य की ना शादियां हो, इसने एक नहीं कई सारी शादियां की, हेलेना, एक तो हेलेना से की है, और भी बहुत सारी शादियां की हैं। इसका राजपाट सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत प्रतापी राजा था ये। और चाणक्य इसके साथ था, तो क्या है, चाणक्य ने इसका पूरा साथ दिया, पूरा अपना साम्राज्य फैलाने में। उसके बाद क्या होता है, इस एक बार ना इसके जब ये काफ़ी एजिड हो जाता है तो इसकी यहाँ पे मगध में एक अकाल पड़ जाता है, और ये अकाल ऐसे बोलते हैं कि 12 साल तक रहा। अब 12 साल अकाल पड़ जाए, ना खेती ना कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये लगा लो जनता तो भूखी मरेगी ही ना। तो इसे बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि इसे चारों तरफ देख के कि भाई मेरी प्रजा ऐसे रो रही है। अब राजा का फर्ज बनता है, अगर वो उनसे टैक्स लेता है तो राजा ही तो सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है, तो प्रजा कहाँ जाएगी, अगर प्रजा दुखी होगी तो राजा के पास जाएगी। तो राजा देख के ना बहुत चिंता होती है उसे कि भाई मेरी प्रजा ना इतनी दुखी है। तो ये जब राजा के पास आते कि जब 12 साल तक जब अकाल पड़ा है, बारिश तो हुई नहीं, बारिश नहीं हुई तो खेती नहीं हुई, और खेती नहीं हुई तो कितना उगेगा। तो ये क्या है, सारे लोग भूखे मरने लगे, जानवर भूख से मरने लगे, सब भूख से मरने लगे। तो 12 साल तक इसका जो कोष था, राजकोष होता है ना, राजा के पास बहुत सारा खजाना, उसने खूब खजाना दिया, लेकिन खजाना भी एक टाइम के बाद क्या है, बंद ही तो होगा, क्योंकि जब खेती नहीं हो रही है तो टैक्स नहीं आ रहा, टैक्स नहीं आ रहा तो राजा का दरबार भी, ये खजाना भी क्या होगा, खाली पड़ेगा, खाली हो जाएगा एक दिन। तो इसने क्या किया, इसने बहुत देखा कि 12 साल हो गए और मेरी प्रजा ऐसे मेरे सामने मर रही है। तो इसने क्या किया, एक सभा बुलाई, उसमें बहुत जो समझदार लोग थे उनकी एक सभा बुलाई, और इसने पूछा कि भाई ऐसे क्या दिक्कत है कि 12 साल हो गए बारिश नहीं हो रही है और मेरी प्रजा ऐसे मर रही है। तो वहाँ पे जो सब ने बोला कि यज्ञ करवा लो, ये करवा लो, बहुत सजेशन दिए सारे समझदार लोगों ने। लेकिन वहाँ पे एक आदमी था, वो जैन धर्म का आदमी था, उसका नाम था भद्रबाहु। इसने बोला कि तुम्हारी जो प्रजा है ये तुम्हारे किए हुए कर्मों का भुगतान कर रही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है। तो इसने बताया कि जब तुम यहाँ पे मगध पे अटैक किया था और तुमने इतना बड़ा जो एम्पायर अपना खड़ा किया है कि पूरे इंडिया के, तुम पूरे अखंड भारत के तुम राजा हो, तो तुमने अटैक, दूसरे पे अटैक करके, आदमियों को मार के, जानवरों को मार के, औरतें बच्चों को मार के ही तो यहाँ के पूरा एम्पायर तुम्हारा है। तो तुमने जो पाप किए हैं राजा बनने के लिए, वो पाप आज तुम्हारी प्रजा क्या है, भूख से तड़प के ये कर रही है। और जब तक तुम यहाँ पे रहोगे मगध में, तो तब तक तुम्हारे यहाँ पे बारिश नहीं होगी और तुम्हारी प्रजा तुम्हारे सामने मरेगी, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल है। तो इसे ये पूछते हैं कि फिर इसका सोल्यूशन क्या है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें ना मगध छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए, और भूखे प्यासे रह के तुम्हें अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। जिस दिन तुम मरोगे उस दिन यहाँ पे क्या होगा, बारिश हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो मगध, यहाँ आज का जो बिहार है ना, उस टाइम का मगध, आज बिहार का जो एरिया है वो उस टाइम पे मगध हुआ करता था। तो ये सोच के कि भाई ठीक है, अगर मेरी कर्मों की वजह से मेरी प्रजा मर रही है तो मैं ये सब कुछ ना छोड़ के चला जाऊंगा। तो ये अपना सब कुछ राजपाट त्याग के और निकल पड़ता है। और जाते जाते अभी चाणक्य जिंदा है, तो चाणक्य को बोल के जाता है, क्योंकि अब चंद्रगुप्त मौर्य भी तो एजेड हो गया है ना, तो इसके बच्चे भी हैं, इसका बेटा है बिंदुसार। तो ये बोल के जाता है कि मेरे बच्चा अभी छोटा है, मतलब इतना समझदार नहीं है कि वो राजा के कर्तव्य का पालन कर सके, तो आप उसे, जैसे मुझे आपने शिक्षा दी है, उसे भी ऐसे ही शिक्षा देना, उसके साथ रहना, और मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ। तो चाणक्य के भरोसे बिंदुसार को और अपना राजपाट छोड़ के वो कौन निकल पड़ता है, यहाँ से चला जाता है। अब देखो कहाँ, बिहार से वो कहाँ आता है, कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला, यहाँ पे आके वो रहने लग जाता है कर्नाटक में। अब देखो यहाँ से छोड़ के, और ऐसा लिखा है हमारी हिस्ट्री की बुक में कि जिस दिन इसने यहाँ से छोड़ा ना, उसी दिन से मगध की क्या है, कंडीशन सुधरने लग गई थी, या बारिश होना शुरू हो गई थी। और यहाँ आके फिर ये क्या करता है,
अपनी एक झोपड़ी बनाता है, सारे राजपाट तो ये त्याग ही आया था, बहुत ही एक नॉर्मल आदमी की तरह यहाँ रहना करता है। और ये ना व्रत रखता है भूखा प्यासा। जैन धर्म के हिसाब से, जैन धर्म में ना दो चीजें हैं, संलेखना और संधारा। इनमें क्या होता है, अगर आदमी को ये लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में पाप किए हैं और मुझे ना मरने से पहले अपने पापों को जिंदा रहते रहते भोगना है, तो वो अपने शरीर को कष्ट दे के क्या है, अपने प्राण त्यागते हैं। तो जो भूखा रह के जो प्राण त्यागता है उस विधि को बोलते हैं संलेखना विधि। तो ये किसमें है, ये जैन धर्म में आती है। तो ये क्या है, भूखा रहता है, व्रत रखता है, भूखा रहता 14-15 या 15वें दिन, 14-15 दिन में इसकी तबीयत खराब होने लगती है और कुछ टाइम के बाद ये इसके चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो जाती है। और यहाँ पे देखो कहाँ एक इतना बड़ा राजा और कहाँ किस तरह से आके मरा, उसकी डेथ हुई भूखे रह के। क्यों हुई, क्योंकि उसे अपनी प्रजा को क्या है, ठीक से रखना था। अब राजा का यही कर्तव्य होता है। अगर कोई अच्छा राजा है, चाहे वो हमारे देश का आज राजा कौन है, हमारे देश का पीएम ना, सबसे पहले उसके लिए उसकी प्रजा होती है। अगर उसे कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए पहले भी राजा करते थे और आज भी करना चाहिए, क्योंकि ये राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी प्रजा को सुखी रखना। अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने भूखे रह के अपने प्राण त्याग दिए। अब आगे इसकी स्टोरी चलेगी बिंदुसार की। बिंदुसार का बेटा होगा अशोक। अब बिंदुसार की स्टोरी को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।